हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं एक मॉडल प्रैक्टिस सेट। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यानी आपका पेट का मॉडल प्रैक्टिस सेट है ये। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं आज। इसमें मैं आपको सिर्फ जो है ना ये जीके जीएस वाला पोर्शन है जो वो ही कराने की कोशिश करूँगी। और मैथ्स या फिर आपका जो तालिका ग्राफ का है वो उसको मैं सॉल्व नहीं कराऊँगी, बट हाँ मैं उसके आंसर्स आपको बता दूँगी, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए ऐसा करूँ, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करने पे आऊँगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें मुझे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैथ्स का पोर्शन मैं बहुत कम ही कर पाऊँगी, तो इसलिए उसमें टाइम लगेगा मुझे। तो आप लोग अपने आप से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बाकी मैं आंसर आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये सेट 1 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो जो भी प्रैक्टिस सेट मुझे मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु पे नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और ताकि मेरे द्वारा जितने भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आप तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो, तो ये पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें आपके ना देखो दिया हुआ है भारतीय इतिहास, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से इसमें बटे हुए हैं पार्ट्स में। तो हम पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग माना जाता है? सेनोजोइक, प्रीकैम्बियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक। तो डायनासोर का युग माना जाता है मेसोजोइक युग को हम डायनासोर का युग मानते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मेसोजोइक। मेसोजोइक युग जो है वो डायनासोर का युग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों का चाक, आग, लोहा या गेहूँ। तो हम सबको पता है कि हड़प्पन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ठीक है। ये जानकारी उन्हें जो है बाद की सभ्यता में मिली, जब लोहे का जो है ना वैदिक युग से संबंधित था, तब लोहा आया है, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? हेमू, फैज़ी, अबुल फजल, बैरम खान। तो अकबर जो है वो बैरम खान के संरक्षण में बड़ा हुआ है, जैसा कि आपको पता है। बैरम खान ही अकबर के बिहाफ पे जो है ना युद्ध लड़ा करता था, और जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ है वो बाबर और बैरम खान के बीच ही हुआ था, ठीक है। तो सॉरी, बाबर और बैरम खान बोले, द्वितीय युद्ध, पानीपत का जो सेकेंड युद्ध हुआ है वो अकबर ने नहीं लड़ा था। वो अकबर का नाम आता है कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, लेकिन वो युद्ध लड़ा जाता है बैरम खान और हेमू के बीच में, ठीक है। तो अकबर चूँकि शासन कर रहा था, उसके नाम से शासन चल रहा था, इसलिए अकबर का नाम आता है, लेकिन वो बैरम खान और हेमू के मध्य वो लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो बैरम खान के संरक्षण में अकबर जो है वो बड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 सॉरी 1857 का विद्रोह, सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था, किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था, तो या उपयुक्त सभी। तो 1857 का जो विद्रोह था, हम सबको पता है कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का ये विद्रोह था, ठीक है। 1857 का विद्रोह, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मैसूर की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपत्तनम की संधि या मद्रास की संधि। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो आपका मैंगलोर की संधि के साथ में समाप्त हुआ था, ठीक है। मैंगलोर की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्वेश्चन है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो छठा क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किसे राजा जी भी कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो राजा जी कहा जाता है श्री राजगोपालाचारी जी को, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी जी को राजा जी भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हुआ है 1916 के सूरत अधिवेशन में जो है बंटवारा हो गया था, ठीक है। 1916 का सूरत अधिवेशन हुआ था, उस समय जो है नरम दल और गरम दल में ये बढ़ गया था, ठीक है। 1907 का कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराओन, मुंडा, संथाल, कोंडा डोरा। तो कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है उराओन जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम सबको पता है महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? माजिनी, कैवूर, गैरीबॉल्डी या बिस्मार्क से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। किससे की जाती है? बिस्मार्क से, ठीक है। अब हम 11वें क्वेश्चन पे पहुंच गए और यहाँ से हमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। तो कौन से देश राजधानी का मेल गलत है? तो देख लेते हैं भाई, फिलीपींस, मनीला, सीरिया दमिश्क, साइप्रस निकोसिया, जॉर्डन अस्ताना। तो फिलीपींस की है आपकी मनीला, सही है, सीरिया दमिश्क सही है, साइप्रस निकोसिया सही, जॉर्डन की अस्ताना नहीं है। तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। अब जॉर्डन की राजधानी क्या है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है? तो टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? तो टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है पशुपालन, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश में पशुपालन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? तो हम सबको पता है कि सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिमलोपाल बायो रिजर्व स्थित है? सिमलोपाल नहीं है, ये सिमलीपाल है। तो सिमलीपाल बायो रिजर्व है आपका कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। सिमलीपाल बायो रिजर्व है उड़ीसा में, सिमलीपाल बायो रिजर्व है उड़ीसा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच जाते हैं, भारत की कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? तो भारत में कृष्ण क्रांति जो है वो आपकी कच्चा पेट्रोलियम के विनिर्माण से संबंधित है, ठीक है। कृष्ण क्रांति कच्चा पेट्रोलियम के विनिर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो 16 नंबर से भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू हो गई है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई है 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो बताइए 12वीं पंचवर्षीय, सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय की योजना की अवधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच जाते हैं, अंत्योदय अन्न योजना वाई की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? तो अंत्योदय योजना आपकी शुरू की गई थी सन 2000 में, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई है? तो 2000 में शुरू की गई है, ठीक है। ये याद करते हुए चलिए, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू की। योजनाएं तो हमें रटनी ही पड़ती हैं, योजनाएं ऐसे नहीं याद होंगी, आपको रटना पड़ेगा, 4-5 बार बोलिए याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार मॉडल पेपर लगाइए, लर्न हो जाएगी। अंत्योदय अन्न योजना आपकी शुरुआत हुई थी 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत जो है एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने दिया है? तो वो भाई एडम स्मिथ ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई है। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? 1921 में हुई। अब हम करने वाले हैं भारतीय संविधान और लोक प्रशासन को, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत का
प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो भाई नागरिकता के अधिकार से संबंधित है आपका अनुच्छेद 6, ठीक है। पाकिस्तान से जो लोग प्रव्रजन किए हैं उनसे आपकी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है आपका 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हम सबको पता है कि धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक किस में है? अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अंग है। तो भाई भारतीय संसद के अंग हमें पता है कौन कौन से भारतीय संसद के अंग हैं। तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और हमारी राज्यसभा है, ठीक है। ये भारतीय संसद के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो भाई पंचायत से संबंधित है आपकी कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति जो है वो पंचायत राज की जांच करने के लिए 1977 में जो है नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से, ठीक है। तो अब हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग नहीं है? तो भाई आपका कोशिकांग नहीं है माइक्रोसोम। माइक्रोसोम आपका कोशिकांग नहीं है। लाइसोसोम कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है और आपका राइबोसोम भी कोशिकांग है, लेकिन आपका कोशिकांग माइक्रोसोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो जब आँखों में धूल जाती है तो कंजक्टाइव यानी नेत्र श्लेष्मला जो है वो कंजक्टाइवा आपका जो है वो सूज जाता है और गुलाबी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है जब तो समाधान ठंडा हो जाता है। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो इस परिवर्तन को कहा जाता है एंडोथर्मिक। क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है थोरियम के भंडारों पर। किसके भंडारों पर? थोरियम के भंडारों पर। किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई से नापा जाता है? तो ये रोंटगन इकाई से नापा जाता है। किस इकाई से नापा जाता है? रोंटगन इकाई से हम जो है एक व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को हम रोंटगन इकाई से जो है वो मापते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब प्रारंभिक गणित के यहाँ क्वेश्चन आ गए। तो जैसे मैंने आपको बताया मैं इसके ऑप्शंस आपको बताती हुई आंसर चलूंगी, इसको सॉल्व नहीं कराने वाली हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि एवं उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा? तो नए आयत के क्षेत्रफल में 1% की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 21 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 20 है तो चौथी संख्या क्या होगी? तो चौथी संख्या आपकी होगी 28, ठीक है। इसका आंसर होगा 28। अब आप इसको अपने आप से लगाएंगे, ठीक है। अब ये आपका 33 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन 5 घनमूल वाला, ठीक है। 2/3/4 - 3/10 वाला। अब इसमें पूछा गया है कि इसको निकाल के हम क्या करने वाले हैं, इसका आंसर बताना। तो ये जब आप लगाओगे तब पता चलेगा। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 3rd नंबर 3 सही 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 590, 908, 1014 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो इसका आंसर होगा 106, ठीक है। नेक्स्ट 35 का अपना आंसर क्या होगा भैया? मान बताना है यहाँ पे। तो 35 में मैं आंसर बता देती हूँ। आपका इसका मान 2 निकलेगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आ गए हम समानहिंदी पे। तो समानहिंदी भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑप्शन है क्वेश्चन है
सच शब्द का विलोम बताइए। तो भाई सच का विलोम क्या होता है? सच का विलोम भाई झूठ होता है। तो बहुत सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामिनी का पर्यायवाची क्या है? तो दामिनी किसको कहते हैं भाई? तो दामिनी हम कहते हैं बिजली को। ठीक है, बिजली को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश। तो निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश कहलाता है अध्यादेश। क्या कहलाता है? अध्यादेश। विपज्जाल, विपज्जाल में कौन सी संधि है? विपज्जाल, तो हमको पता है कि विपज्जाल में कौन सी संधि है? ये है व्यंजन संधि। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। बताइए इसमें क्या होगा? तो भाई गुजर गई है ये गलत होगा, गुजर गई है, गुजर रही है होगा, गुजर गई है नहीं होगा। ठीक है। अब सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं तभी हो पाएगा। तो भाई लिखा हुआ है कि डायरेक्शन दिया हुआ है 41 का कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है। तो दिस 41 में दिया है, दिस मैटर हैज़ बीन हैंगिंग फायर फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स एंड मस्ट देयरफॉर बी डिसाइडेड वन वे और द अदर। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आंसर आपका होगा गोइंग ऑन स्लोली। हैंगिंग फायर मतलब गोइंग ऑन स्लोली। ठीक है। अब 42 के लिए दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम एंड फ्रेज। ठीक है। तो 42 में है एट वंस फिंगर टिप, एट वंस फिंगर टिप्स। तो इसका आंसर होगा एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब हो गया कंप्लीट नॉलेज। ठीक है। क्या हो गया? कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, उंगलियों पर उसको पता है तो मतलब कंप्लीट नॉलेज। अब 43 से 45 रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड गिवन द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैनी sociologists have argued that there is functional relationship between education and economic system. They point to the fact that mass formal education begin in industrial society. They note that the expansions of the economics of industrial societies is accompanied by a corresponding expansion of their educational system. They explain this correspondence in terms of the needs of industry for skilled and trained many-powered needs which are met by the educational system. Thus, the provision of mass elementary education in Britain in 1870 can be seen as a response to the needs to industry for a literate and numerate workforce at a time when industrial processes were becoming more complex and the demand for technical skill was steadily growing. ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन है। The author argues that industrial society is responsible for expansions of education of mass level। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 44, the industry needs a literate workforce because the industry needs a literate workforce because its operations need intricate technical knowledge। ठीक है। नेक्स्ट 45 है, the observation of the sociologists are based on a study of। तो इसका है the correlation between industry and education in a historical context। ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया फिनिश। अब तर्क और तर्क शक्ति के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। तो यहाँ पे हमें काउंट करना है कि कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। तो यहाँ पर देखो एक ये है, एक सेकेंड, तुरंत पहले और बाद में ना, तो पहले भी है बाद में भी है, इसमें है 1, ये हो गया 1, और पहले और बाद तो इसमें तो नहीं है, पहले बाद इसमें है,
ठीक है। पहले बाद इसमें भी है, पहले बाद इसमें भी है, और इसमें तो बाद में है, और इसमें पहले है, इसमें भी नहीं है, पहले और बाद इसमें है, और पहले और बाद इसमें है, पहले और बाद इसमें भी है, और पहले और बाद इसमें भी है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? 8। ठीक है, तो ये 8 आंसर आया। अब इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको आंसर आपको बता रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को पढ़े और ये निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। तो प्रश्न है, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं? तर्क है नहीं। लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा है भाई? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो भाई आप क्या तर्क देंगे इसमें? तो ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 प्रभावशाली है, तो दोनों ही तर्क बकवास हैं, इसलिए ऑप्शन आपका 3 होगा। ठीक है, दोनों ही तर्क बकवास दिए हुए। चलिए नेक्स्ट, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो चिकित्सक से संबंधित कौन है भाई? रोगी संबंधित है। तो वकील से कौन संबंधित होगा? तो वकील से संबंधित जाहिर सी बात है अभियोक्ता संबंधित होगा। वकील के पास कौन जाता है? अभियोक्ता जाता है। चिकित्सक के पास कौन जाता है? रोगी जाता है। किसी कोड भाषा में यदि बटर का कोड EXWWHU और MILK मिल्क कोड PLON होता है, तो स्कूट भाषा में अर्थ को कैसे लिखा जाएगा भाई? अब बताओ, कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? तो इसको भी ना सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बड़ा। तो इसका आंसर है हमारा ये वाला सेकंड नंबर। इसको आप सॉल्व करके आंसर मुझे बताइएगा सही हुआ कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा त्रिक 3, 16, 125 से अधिक साम्यता रखता है? तो भाई ये आपका 5, 36 और 343 जो है वो अधिक साम्यता रखता है। अब इसको भी सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट, अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो देख लेते हैं। पहली बार नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के आकलन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिन की संख्या डैश से अधिक है। तो भारत में डॉल्फिन की संख्या जो है वो 6000 से अधिक है, ये याद कर लीजिए। मार्च 2025 में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो भाई उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं यमांडू ओरसी। कौन बने हैं? यमांडू ओरसी। हाँ, यमांडू ओरसी जो है वो उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? तो नवरत्न का दर्जा दिया गया है IRCTC और IRFC को। ठीक है, IRCTC और IRFC को 2025 में केंद्र सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया। ठीक है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं रजनीश कुमार। कौन बने हैं? रजनीश कुमार। सेबी के नए अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। तेजस फाइटर जेट ने हवा से हवा में मार करने वाली डैश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो तेजस फाइटर जेट ने हवा से हवा में मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ है, मैंने गलत किया। एक सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन मुझसे कुछ गड़बड़ी हुई। एक सेकेंड, 49 का मैंने आंसर आपको बताया था कि आंसर होगा आपका 2। ठीक है, 50 का मैंने आंसर आपको बताया था 2, 51 का मैंने आंसर आपको 1 बताया, नहीं कि 6000। ठीक है, 52 का आंसर मैंने यमांडू ओरसी बताया। ठीक है, 53 का मैंने आंसर आपको बताया था 4 IRCTC।
CTC और IRFC, सही तो बताया है। 54 का मैंने गलत बता, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया। सेबी के जो नए अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए हैं तुहीन कांता पांडे, सॉरी जगदीश कुमार नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था, ठीक है। तो सेबी के नए अध्यक्ष हैं तुहीन कांता पांडे, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं तेजस फाइटर जेट ने हवा से हवा में मार करने वाली जो आपकी मिसाइल है वो अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। तेजस फाइटर जेट ने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने केरल को हराकर तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब केरल को हराकर जीता है विदर्भ ने। किसने जीता है? विदर्भ ने, ठीक है। नेक्स्ट 57 है, कौन सी कन्नड़ पुस्तक के लिए पहली लंबी सूची में शामिल हुई? कौन सी कन्नड़ पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए पहली लंबी सूची में शामिल हुई? तो ये है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प कन्नड़ पुस्तक है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए पहली लंबी सूची में शामिल हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है, ठीक है। नाइट फ्रैंक द्वारा 5 मार्च 2025 को जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की उच्च निवल संपत्ति वाली आबादी अगले 3 वर्षों में यानी 2028 में 93,753 तक पहुंचने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, किसने अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है अनोरा ने। किसने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? अनोरा ने, ठीक है। नेक्स्ट, अब सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन है, मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे सिर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? सिर पे, ठीक है। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे सिर पे या सिर पर पहना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो गुजरात में बंदरगाह स्थित नहीं है दीघी बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है? दीघी बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र है जो ओडिशा राज्य से संबंधित है। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र है जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है। 64 पे पहुंचते हैं हम। कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका कपास जो है वो सम्मिलित नहीं है। उर्वरक, इस्पात और प्राकृतिक गैस जो है वो 8 महत्वपूर्ण उद्योग में आपके सम्मिलित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व ओजोन दिवस हम हर साल कब मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर वर्ष यानी प्रति वर्ष मनाया जाता है। सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो सुल्तान ऑफ जोहोर कप जो है वो हॉकी का टूर्नामेंट है, ठीक है। सुल्तान ऑफ जोहोर कप हॉकी का टूर्नामेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो ये पंजाब को दिया गया है। भारत के पंजाब राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, की शॉट नामक उपन्यास डैश के द्वारा लिखित है? तो की शॉट नामक उपन्यास जो है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखित है। की शॉट नामक उपन्यास सलमान रुश्दी के द्वारा लिखित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला यानी मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? तो ये है आपका भवई। भवई एक पारंपरिक नृत्य है, एक सामरिक कला और मार्शल आर्ट का स्वरूप भवई नहीं है, ठीक है। छऊ आपका है, लोजिम है और कलारी पयाट्टू है। अब आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो ये है आपका FATF, ठीक है। FATF जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब यहाँ पे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण करना है, ठीक है। तो 71 से 75 तक आपके गद्यांश का क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं। विज्ञान जहाँ एक अच्छा सेवक है, वहीं यदि उसकी सही तरह से प्रयोग नहीं किया जाए तो यह एक बुरा मालिक है। इस स्पर्धा के युग में विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया, अतः मनुष्य ने एटम बम बनाकर अपने ही विनाश को बुलावा दिया है। विज्ञान ने मनुष्य के श्रम को कम करके मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। आज मनुष्य विज्ञान का दास होकर रह गया है। आज विज्ञान के विनाशकारी आविष्कार विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। वैज्ञानिक उन्नति के लिए आज हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित कर दिया है। आज विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इन सब बातों के होते हुए भी हम विज्ञान की उपयोगिता को भुला नहीं सकते। विज्ञान के साथ बुद्धि और विवेक का विकास आवश्यक है। वैज्ञानिकों को मानव कल्याण करने वाले आविष्कार करने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है। तो भाई विज्ञान ने मानव को, हमने अभी ऊपर पढ़ा, दानव बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान ने मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है, कैसे। तो मानव श्रम को कम करके जो है जो बेरोजगारी की समस्या जो है वो कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा। तो भाई गद्यांश का शीर्षक जो होगा वो होगा विज्ञान अभिशाप या फिर वरदान, ठीक है। दोनों की बात करी गई है इसमें। वैज्ञानिकों को कैसा आविष्कार करना चाहिए। तो वैज्ञानिकों को भाई मानव कल्याण करने वाले आविष्कार ही करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विज्ञान एक बुरा मालिक है का क्या आशय है। तो विज्ञान एक बुरा मालिक है का मतलब है कि विज्ञान का स्वभाव मानव जीवन के विरुद्ध है। विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं। विज्ञान का व्यवहार मनुष्य के अनुकूल नहीं है। उपयुक्त सभी, तो इसमें सारे ऑप्शन आपके राइट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 76 से 80 तक भी हमें फिर से गद्यांश पढ़ना है, तो चलो पढ़ो। हम परोपकार कई प्रकार से कर सकते हैं। हम धन के बल पर दूसरों का हित कर सकते हैं। भूखे को रोटी खिला सकते हैं। नंगे को तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं। अनपढ़ों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। जलापूर्ति के लिए कुएं खुदवा सकते हैं। धर्मशालाएं बनवा सकते हैं। गरीबों के उपचार के लिए औषधालय खुलवा सकते हैं। यदि हम प्रभु की कृपा से धन से वंचित हैं तो तन मन से भी दूसरों की भलाई कर सकते हैं। अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा दान है। इससे मानव अपने और परिवार के लिए कुछ सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा अर्जित धन से बच्चों का पेट पाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति द्वारा भी परोपकार किया जा सकता है। भूले भटकों को राह दिखला सकते हैं। प्यासे को पानी पिला सकते हैं। अबलाओं की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं। तो भाई धन के बल पर इसमें क्या क्या दिया है, दूसरों का हम हित कर सकते हैं, ठीक है, और भूखे को रोटी खिला सकते हैं, ठीक, और नंगे को वस्त्र दे सकते हैं। उपयुक्त हम सभी काम जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, सच्चा दान क्या है। तो सच्चा दान है भाई शिक्षा का दान। शिक्षा का दान सच्चा दान है, ठीक है। नेक्स्ट, शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है। तो शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार आपका है ये सारे, अबलाओं की रक्षा करना, ठीक है, और ये कहाँ गया, प्यासे को पानी पिलाना, भूले भटकों को राह दिखाना, उपयुक्त सभी, ठीक है। हम परोपकार निम्न में से कैसे कर सकते हैं। तो हम परोपकार जो है वो शारीरिक शक्ति के द्वारा भी कर सकते हैं, धन द्वारा भी कर सकते हैं, तन तथा मन से कर सकते हैं। उपयुक्त सभी के द्वारा हम परोपकार को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो गद्यांश का शीर्षक होगा हमारा परोपकार के प्रकार। क्या होगा, परोपकार के प्रकार। आप ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण वाले क्वेश्चन आ गए 81 से 85। तो निम्न दंड आरेख एक कंपनी को 2000 से 2005 तक बिक्री का विश्लेषण करता है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। तो 2004 में बिक्री, 2002 में बिक्री का कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो इसमें प्रतिशत निकाल के हमको क्वेश्चन का आंसर देना है 81 का, ठीक है। तो यहाँ मैं आंसर बता देती हूँ आपको। इसका आंसर होगा 3 यानी कि 110, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे खुद से। नेक्स्ट, किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष में न्यूनतम कमी देखी गई, ठीक है। तो 82 का आपका आंसर होगा 2001 में, ठीक है।
83 है। 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है? तो 83 का आंसर होगा आपका 1 लाख। क्या है? 1 लाख। अरे यहाँ ये पेन 1 लाख, ठीक है। 84 है। 2001 में बिक्री 2002 की बिक्री की कितने गुणा है? तो ये है आपका 0.8 गुणा, ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि है? तो ये है आपकी 2004, ठीक है। अब 86 से 90 लेखा चित्र दिए हैं, तो 86 का आपका आंसर होगा 2 यानी 8.73। अभी आप अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मोतियों के निर्यात में, ठीक है, तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा 2004 यानी कि 4 आंसर। कालखंड में कितने वर्षों में निर्यात औसत से थी? तो 88 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2 यानी कि 4, ठीक है, ठीक है। और 89 का आपका आंसर हो जाएगा 2003 और 2004 यानी आंसर नंबर 2, ठीक है। और 90 का आपका आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी ग्राफ का एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 91 से आपका 91 का हो जाएगा आंसर 3.75 लाख यानी आंसर नंबर 2, ठीक है। 92 का आपका आंसर हो जाएगा, मैं थोड़ा छोटा करके आपको फटाक से बता देती हूँ। तो 92 का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, ऐसे 4, ठीक है। 93 का आपका आंसर हो जाएगा 1। 94 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 3। 95 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। 96 से 100 में भी है आपका, ये भी आपका सारणी दी हुई है। तो 96 का होगा, ये भी आप लगाइएगा अपने आप से, 448 यानी 1। 97 का आंसर हो जाएगा आपका 4। 98 का आपका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 2। 99 का आपका आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 75। 100 का आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन आंसर, और 100 क्वेश्चन थे इसमें, पूरे 100 ही क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम में आएंगे। जो मैंने नहीं सॉल्व कराया है उसको आपको खुद को सॉल्व करना है, मैंने आंसर आपको बता दिया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप और भी इसमें मॉडल पेपर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और मॉडल पेपर सॉल्व चाहिए, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।